नमस्कार प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत कल के कहे अनुसार एनडीए की बैठक को लेकर हो। कल दोपहर में यूपीए की बैठक हुई थी जो अब इंडिया में तब्दील हो चुका है। 26 देश के राजनीतिक दलों ने एक साथ बैठकर इस बात का संकल्प लिया कि 2024 में करश्माई प्रदर्शन करना है और करश्माई प्रदर्शन के तहत नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सत्ता से बाहर कर देना है। जवाब में कल शाम को एनडीए की बैठक हुई। एनडीए की बैठक एक लंबे अंतराल के बाद हुई, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई। प्रधानमंत्री जी ने इस बैठक को 25 साल एनडीए के पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होना बताया और कई कमाल की बातें उसमें उन्होंने कही। उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि एनडीए और इंडिया या यूपीए में जमीन आसमान का अंतर है। जहां अन्य विपक्षी दल जो बेंगलोर में इकट्ठे हुए थे वो देश के लिए नहीं हुए थे, वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार के पापों को छुपाने के लिए इकट्ठा हुए थे। वहीं एनडीए जो अस्तित्व में आया था इसमें नकारात्मकता ही नहीं। जब एनडीए बना तब भी वह सकारात्मक था। हमारी सोच सकारात्मक, हमारे कार्य सकारात्मक और सकारात्मकता के तहत ही हम लगातार देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में जब से एनडीए सत्ता में हमने सकारात्मक दृष्टि से काम किया है और जब हम तीसरी बार सत्ता में आएंगे तो तीसरी बार सत्ता में काम करते करते दुनिया में इस देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बना दे। ये दावा नरेंद्र मोदी जी ने साथ में यह बताने की भी कोशिश की कि देखो ये जो एनडीए है ना, इसका नाम अलग है। इसका नाम है एनडीए का मतलब है न्यू इंडिया, डेवलप नेशन और इंस्पिरेशन, अर्थात लोगों की आकांक्षा। हम इसके साथ काम कर। और वहीं दूसरी ओर कैसे लोग, केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के प्यासे हैं, तो इसलिए एक दूसरे के संदर्भ में साथ तो आ सकते हैं पर पास नहीं आ सकते। इस उम्मीद के साथ उन्होंने एनडीए के रूप में शक्ति प्रदर्शन किया। 26 वहां इकट्ठे हुए थे, एनडीए में 38 इकट्ठे हो गए। देश की राजनीति में जितने लोगों की दिलचस्पी रही है वो सब अचंभित हैं कि इस देश में इतने सारे राजनीतिक दल अपने वजूद के साथ मौजूद हैं। इसका पता एक ही दिन में क्यों हम लोगों को चला। पिछले 70-75 साल से देश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हुए आ रहे हैं। कुल जमा अगर राजनीतिक दलों की बात की जाती है जिनकी जनता के स्तर पर कहीं कोई पहचान है, कुछ पकड़ है, कुछ उपस्थिति है, तो वो कुल संख्या 2 दर्जन से ज्यादा कभी ना गई। पर अचानक 38 और 26 यानी कुल मिलाकर जिसने भी रजिस्ट्रेशन करा लिया उस रजिस्ट्रेशन को अपने साथ दिखाने के संदर्भ में होड़ तो शुरू नहीं होगा। जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कहा जाता था कि अकेले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्या ऐसा कारण हुआ जिसके चलते उन्हें अपने साथ 37 और राजनीतिक दलों को प्रदर्शित करना पड़ा। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि क्या वाकई विपक्ष की महाजुटान की कोशिशों के जवाब में एनडीए कल अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और वाकई विपक्ष उतना एकजुट हुआ जितना वो दावा कर रहे हैं। क्योंकि कल जब विपक्ष इंडिया बनकर देश के सम्मुख आया तो उस इंडिया के साथ में ना तो नीतीश थे, ना लालू थे, ना तेजस्वी थे। कुल मिलाकर नाम निकला बेंगलोर से, ना मिनिमम कॉमन प्रोग्राम था, ना कहीं संयोजक का पता था, ना कहीं चेयरमैन का पता था और ना ही कहीं नेतृत्व का पता था। वहीं दूसरी ओर एनडीए के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ये दावा कर रहे हैं कि उनके जीवन का हर क्षण और हर कण देश के लिए समर्पित है। तो इस विरोधाभास के बीच 2024 की राजनीतिक दशा पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 2024 का चुनाव एनडीए बनाम इंडिया के रूप में रहेगा या भाजपा बनाम इंडिया के रूप में रहेगा। हमारे साथ इस रोचक राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद, उनसे आपका परिचय कराएं और देश की सियासत से जुड़े हुए इस अहम मसले पर कुछ तथ्यपरक बातचीत करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। तो हमारा आज का विचार सूत्र भी कमाल का है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि विजय उसी को मिलती है जो दृढ़ता से टिका रहता है। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा यह बात कही गई थी। अब अतीत पर अगर दृष्टि डालते हैं तो नेपोलियन बोनापार्ट का यह सिद्धांत किस पर फलीभूत होता है, इस पर आप खुद निर्णय लीजिए। पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जिस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एनडीए का नेतृत्व किया जाता है उसके विचारवान राजनीतिज्ञ, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी लंबे अंतराल के बाद मौजूद, और जिस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के द्वारा भविष्य को लेकर उम्मीद जगाई जा रही है
भाजपा के विकल्प के तौर पर, और जो अपना बहुत कुछ कुर्बान कर देने के लिए व्याकुल है, इनको सत्ता से बाहर करने के लिए, उसके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, और जिन्होंने अभी अपने आप को फिर से एनडीए के साथ जुड़ पाने में सफलता हासिल की है, और खारिज कर दिए जाने के बावजूद भी अपने नेता के तौर पर निरंतर नरेंद्र मोदी को बताने की कोशिश की है। उस लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता निशांत मिश्रा जी भी हमारे साथ, और इन सारी कोशिशों पर अपनी दो टूक लहजे में टिप्पणी करने के लिए ख्यात हम सबके बेहद सम्माननीय श्रवण गर्ग जी तो हमारे साथ हैं। तो आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रेम प्रकाश जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले उनके शीर्षस्थ नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का बयान सुनेंगे। एक बार सुने क्या कहा मोदी जी ने। जिस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं वो है देश के सामान्य मानवी की समझदारी को वे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन देश की जनता सब कुछ खुली आंखों से देख भी रही है और समझ भी रही है। जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों इकट्ठा हो रही है। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है। किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है, लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। तो कमाल है प्रेम प्रकाश जी, कितना प्रेरक उद्बोधन दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। लोग देख रहे हैं, तो लोग तो ये भी देख रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, और जिस एनडीए की बैठक में तमाम लोग मौजूद हैं उनमें भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए माननीय अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल भी शोभा बढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को हमें समझाएं प्रेम प्रकाश जी, लोग कैसे आपकी चीज को ना समझें और जो आप समझाना चाह रहे हैं केवल उतने को समझें। थोड़ा इस पर दृष्टि डलवाएं प्रेम प्रकाश। देखिए जी, कल जो एक नए नाम के साथ में इन लोगों ने अपना गठबंधन बनाया, ये कोई ऐसा नहीं है, ये वाकई में इनके पिछले 5 सालों तक या 10 सालों तक का देख लें तो लगातार वे एक दूसरे के विरोध में रहे हैं। अभी तात्कालिक रूप में भी है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि भाई केरल में सीपीएम और कांग्रेस तो आज भी लड़ रहे हैं, वहां कोई हम तो लड़ रहे हैं, लेकिन मूल रूप से देखें तो केरल में कांग्रेस और सीपीएम के ही राजनीतिक दलों के उन्हीं के प्रतिनिधि हैं और वो एक दूसरे के खिलाफ है। और सीपीएम और कांग्रेस और टीएमसी पश्चिम बंगाल में भी एक दूसरे के खिलाफ है, अभी पंचायत चुनाव में भी जो हुआ है। और इसलिए आप देखोगे तो निकलते ही सीताराम येचुरी ने साफ कहा कि भाई पश्चिम बंगाल में हम ममता के साथ नहीं रहेंगे। तो निकलते ही उनका पहला बयान तो ये आया कि हम ममता के साथ नहीं रहेंगे, हम और कांग्रेस रहेंगे और टीएमसी वहां रहेगी। तो ये वैचारिक ही नहीं, ये सही उन्होंने कहा कि इनकी अपनी जो राजनीतिक मजबूरियां हैं, इनके अपने खुद के राजनीतिक दलों के गिरते हुए प्रभाव और सब छोटे होते जा रहे हैं, और उसने इनको इकट्ठा होने के लिए जो मजबूरियां आज नजदीक में ले आ रही हैं। लेकिन ये पास हैं, लेकिन कितना साथ चलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरे तरफ आपने समझना ये चाहता हूं, आप तो देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल है,
आपने बताया कि आप तो दुनिया के भी सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, और ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं इनको तो गंभीरता से लेने की भी जरूरत नहीं है। और आप इतनी गंभीरता से ले लिए कि पिछले 3 दिन से आपके शीर्षस्थ नेता केवल इनके बैठने पर ही बयान दे रहे हैं। और हद ये हो गई कि 38 लोगों को लेकर आप बैठने के लिए मजबूर हो गए। उन 38 में से 2 दर्जन के पास तो किसी भी सदन में कोई संख्या नहीं है, पर आपने बताया 38 हमारे साथ है। तो थोड़ा आप बताएंगे विपक्षी एकता ने कितना डरा दिया आपको कि जिनको आपने किसी लायक कभी ना समझा वो अचानक इतने लायक हो गए। देखिए नहीं ऐसा नहीं है। देखिए यही मैं बोल रहा हूं कि वहां पर जो सारे दल बैठे हैं वहां कोई एक जैसे कांग्रेस लीडेड नहीं है, कोई या जनता दल लीड कर रहा हो या आरजेडी कर रहा हो या सीपीएम कर रहा हो, वहां सब अपना अपना शेयर लेके बैठे हैं। यहाँ बहुत क्लियर है कि एनडीए है, उसकी बड़ी पार्टनर बीजेपी है, बीजेपी लेडेड है, बीजेपी लेडेड एनडीए है। और इसमें जो छोटे पार्टनर भी हैं, भले आप जिनको छोटा छोटा बोल रहे हैं, देखिए सबका अपना अपना राजनीतिक महत्व है। और इसलिए जो लोग बोलते थे कि भाई भाजपा कितने लोगों को लेकर के नहीं चल सकती है, जबकि अगर देखें तो गठबंधन की राजनीति शुरुआती दौर से हम लोग जाएं तो चाहे दीनदयाल जी उपाध्याय, लोहिया जी हों, उस समय से चालू हुआ। और जनता पार्टी में भी जब जरूरत पड़ी थी इमरजेंसी में, तो हमने तो भारतीय जनसंघ को समाप्त कर दिया था। और फिर जब अटल जी के इसमें, तो हम सबको लेकर के भी चलना जानते हैं, सबका साथ सबका विकास जो हमारा नारा है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल आने वाले समय में 2 तरफ से होगा, एक नया नाम जो इन्होंने दिया है और हमारा 9 साल का जो काम होगा। और जनता इनको देख रही है कि किन मजबूरियों के कारण, क्योंकि इनके अपने राजनीतिक प्रभाव धीरे धीरे जहां से ये क्षेत्रीय दल पैदा हुए थे, इनके पुराने, जैसे अब उद्धव ठाकरे जी का, अब बाला साहब ठाकरे जी थे, उनके प्रभाव के कारण जो है उनकी छत्र छाया में आए थे वो। यहाँ मुलायम सिंह उनकी छत्र छाया में, अब अखिलेश आए थे। अब लालू जी थे, लालू जी के बाद में उनके तेजस्वी आए थे। तो ये जो है इनकी जो छत्र छायाएं थी पुरानी, ये समाप्त होती गई है। वहाँ शरद पवार जी अब बूढ़े हो गए, चले गए, तो वहाँ सुप्रिया सुले और ये है। तो जो इनके साथ वाले क्षेत्रीय दल में जो उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था, और वे ही अब सिर्फ अब चेहरे रह गए हैं, नीचे से वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे। तो अब सब लोग मिलकर के कैसे भाजपा को हराया जाए, मोदी जी को 24 से हटाया जाए। लेकिन मोदी जी के साथ आम जनता है, वे तमाम लोग हैं जो नीचे हमारा, चाहे आम गरीब हो, हमारा नौजवान हो, किसान हो, व्यापारी हो। और जो उन्होंने कहा कि हम आने वाले 24 में देश को दुनिया के 3rd इकोनॉमी की ओर ले जाएंगे, तो उसका उन्होंने आधार दिया है कि आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। आज हमने कोरोना सरी के इतने बड़े संकट से, जी अपन थोड़ा विषय पे रहते हैं, हमें तो केवल इतना समझना है 2014 में 282 सीट, 2019 में 330 सीटने वाली भारतीय जनता पार्टी इतनी भयभीत, इतनी आशंकित, इतनी आतंकित क्यों हो गई 2023 में ही कि 2024 के आने से पहले उन तमाम लोगों के हाथ पैर जोड़ने चालू कर दिए जिनको खुद उसने अपने दर से भगाया हुआ था। जी चिराग पासवान को आपने किसी लायक नहीं समझा था, उनके साथ बैठक करके उन्हें वापस लाने की कोशिश, जिस राजभर को आपने खारिज कर दिया था, बर्खास्त किया था मंत्रिमंडल से, उन्हें वापस अपने साथ लाने की कोशिश, जिन अजीत पवार को जेल भिजवाने का वादा था आपको, उनका राज तिलक करके अपने साथ बिठाने की कोशिश, लंबी श्रृंखला है। प्रेम प्रकाश जी बताइए तो सही, वाकई विपक्ष इतना एकजुट, इतना मजबूत, इतना दमदार हो गया कि आपका हौसला डिग गया? देखिए मैं आपको बताता हूं, बिहार में जब आप चिराग पासवान जी की बात कर रहे हो, तो ये सबको मालूम है कि नीतीश कुमार की जिद के कारण, और बीजेपी के पास उस समय ये मजबूरी थी कि भाई जेडीयू और आपके बीजेपी का गठबंधन था। नीतीश कुमार जिद से अपने कि भाई चिराग पासवान को हम जो है
यहाँ से आउट करे। अब उनके अपने जो भी, अब हमारे सामने दो विकल्प थे कि या तो नीतीश कुमार के साथ रहे या ये रहे। तो ये गठबंधन के उस समय था। बीजेपी तो उस समय भी चाहती थी कि सारे लोग, जो लोग पहले साथ रहे हैं उनको लेकर के चले। राजभर जी का भी जो मामला है वो खुद जो है ऐसी परिस्थिति बनाए और बाहर गए और खुद ही वो आए हैं। तो आने के लिए हमारा दरवाजा खुला है, हमारे विचार हमारे स्पष्ट है, हम जिन विचारों को लेकर के चल रहे हैं। हमारा 370 के पहले विचार स्पष्ट था, 370 हमने किया। जो लोग बोलते थे राम मंदिर नहीं बना सकते, राम मंदिर बना के दिखाया। आज हमारे विचार स्पष्ट हैं कि यूसीसी हम ले आएंगे। तो हमारे वैचारिक आधार पर हम चल रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो लोग बाकी हैं वो वैचारिक आधार पर नहीं चल रहे, वे अपने तात्कालिक आधार पर चल रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल को देखिए, जो निकल के यहाँ आए। 2015 में उन्होंने क्या कहा था कि सारी एजेंसियां लगा दो, बंद कर दो। आप सोनिया गांधी को 2 दिन के बंद करो और इंट्रोग्रेशन करा दो, देखो सारा सच बाहर आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी अरविंद केजरीवाल के ये बयान थे। वे बोले थे कि बच्चों की कसम खा के बोले थे कि मैं कभी जीवन में 2013 कमाल है प्रेम प्रकाश जी, आपको अरविंद केजरीवाल का बयान याद रहता है। अपने देवेंद्र फडणवीस जो आपके मित्र हैं उनका बयान याद नहीं रहता। फडणवीस जी ने कहा था सरकार बन जाने तो ये अजीत पवार को जेल में चक्की पिसवाएंगे। पता चला अपने साथ बिठवा के बिरयानी खिला रहे हैं आजकल। वो आपको याद नहीं रहता प्रेम प्रकाश जी, थोड़ा याद कीजिएगा ना अपने दोस्तों के बयानों को भी। कब तक अपने राजनीतिक दुश्मनों के ही बयान याद रखेंगे। बहरहाल मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूं। क्या हो गया सुरेंद्र जी, कैसे लोग हो आप? पूरी नकारात्मक सोच के साथ बैठे हुए लोग। दूसरी तरफ देखो, आने वाले समय के लिए नई उम्मीद, नई आकांक्षा। इतनी मशक्कत किए, इतनी कोशिश किए, कल 26 लोग जुटा सके। सामने देखिए 38 लोग। तो पहले बार में शिकस्त खा गए सुरेंद्र जी। क्या कहते हैं आप? इतने गंभीर किसके आरोप आपके साथ जुड़े हुए? हिमांशु भाई, इन लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी के 26-27 टुकड़े और कर देने चाहिए थे। इनको कर देना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी योगी, भारतीय जनता पार्टी मौर्य, भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण। इसी तरीके से 50 दल भाजपा के बना लेते तो इनके 78 हो जाते। काहे को 38 रखे? नॉर्थ ईस्ट की आप बताइए, 26 पूरे 38 में से 26 पार्टियां हैं जहां कुल जमा पूंजी की सीटें 8 हैं। 26 सीट पार्टियां वहां से लेके आए। और खैर, मैं सभी पार्टियों का पूरा सम्मान है, लेकिन उसके बाद भी मणिपुर पर एक बात नहीं हुई है। आप हम ही को गाली देने के लिए अपनी बैठक किए थे। हमने तो हमारे यहां सब बोले, नीतीश जी भी बोले, लालू जी भी बोले, तेजस्वी भी बोले, स्टालिन साहब भी बोले, सभी लोगों ने बराबर से अपनी बात रखी। जरा मुझे प्रेम प्रकाश जी से पूछ के बताइए तो कि उन 38 दलों में से कौन से दल का नेता बोला वहां उनकी मीटिंग में? किसी दल की बाइट मिली आपको? आपको है अगर एक आधी कोई बाइट हो तो मतलब दल में वहां पर कोई सुनाई दी हो तो बता दीजिए। हां, यह जरूर मिला कि 70,000 करोड़ का जो नेचुरल करप्ट पार्टी का मंत्री था वो बगल में बैठा हुआ, पीछे खड़ा हुआ। 100 करोड़ का हसन मुशर्रफ। सारी की सारी 38 की 38 पार्टियां पारिवारिक अपना टैग लिए हुए, भ्रष्टाचार का टैग लिए हुए। ये अलायंस था आप लोगों का। इसलिए आपने कहा था कि हम इकट्ठा होंगे, कि 26 नॉर्थ ईस्ट की पार्टियां होंगी और मणिपुर पे कुछ नहीं बोलेंगे। मालूम है वहां कुकी में, खासी में, मैती में किस तरीके के लोग वहां मारे जा रहे हैं और ये लोग अपना यहां पे जश्न मना रहे हैं कि 25 साल हो गए। शर्म नहीं आती इन लोगों को? हम लोग तो विपक्ष में, उसके बाद राहुल गांधी जी वहां थे, उसके बाद हमने बैठक करी, लेकिन ये लोग तो सत्ता पक्ष में हैं। प्रधानमंत्री जी के मुखार बिंदु से एक शब्द नहीं निकला। क्या आपको नहीं लगता यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता इस प्रश्न में एक जान आनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता इस प्रश्न को प्रधानमंत्री के सामने रखा जाना चाहिए? ना आपको लगता है ना आपके साथी मीडिया जो नोएडा में बैठा, आप तो फिर भी प्रश्न पूछ लेते हैं, लेकिन नोएडा का मीडिया, जिसको हम गोदी कह लें, लटपट कह रहे, लंपट कह ले, कुछ कह ले, कोई पूछता है वो सवाल? एक सवाल अगर किसी ने पूछा कि मणिपुर में प्रधानमंत्री जी आपके मुंह में दही जमी हुई है क्या? 26 दल आपने लिए हैं वहां से। खैर, एक बात और आ जाती है
इन लोगों ने बड़े बड़े आरोप लगाए। तो हमारे पास फहमीदा रियाज ने एक जगह पे लिखा था कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जी जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर हम जिस पल में जिंदा हैं, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, और तुम अपनी करनी कर बैठो, जो होगा देखा जाएगा। हम तो आइडिया ऑफ इंडिया के साथ चल रहे हैं हिमांशु जी। हम तो चाहते हैं कि भय मिटे, भूख मिटे, भ्रष्टाचार मिटे, बेरोजगारी मिटे, महंगाई मिटे, इसलिए हम वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। हमने तो नहीं कल कोई चर्चा की नरेंद्र मोदी जी की, हमने तो एक शब्द हमारे पूरे उससे बताइए अगर मोदी का निकला हो तो। लेकिन इनके यहां से जो भी निकला हमारे परिवार का, हम हैं परिवारवादी, हमारा परिवार ही हमारा देश है। हम तो अपने बच्चों के लिए बेरोजगारी का प्रश्न का हल ढूंढना चाहते हैं। इनके तो ना लड़के हैं ना बच्चे हैं, पता नहीं कहां से आ जाते हैं पैदा होकर के। आप बताओ हमसे कहां से आ जाते हैं? जिसके ना बीवी हो ना बच्चे हो, वो क्या जानेगा महंगाई का दंश, वो क्या जानेगा बेरोजगारी का दंश। तो मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि आज आइडिया ऑफ इंडिया की आवश्यकता है। और जैसे हमने इंडिया का नाम रखा हिमांशु जी, वैसे ही इन लोगों ने इंडिया के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। अरे भाई, हमारे ऊपर अटैक कर लो, हमसे मत भिन्नता है। कांग्रेस के ऊपर अटैक करो, सपा के ऊपर करो, बसपा के ऊपर करो, प्रसपा के ऊपर करो, जेडीयू पे करो, आप आरजेडी पे करो, लेकिन इंडिया पे क्यों अटैक करते हो? इंडिया ने क्या एक सवाल करता हूं, मतलब आप ही इंडिया हो गए। आपको पता है ना कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी? आपके पार्टी के एक नेता होते थे, उन्होंने बताया था इंदिरा इज इंडिया। देश ने बताया ना ना ना, इंदिरा इज नॉट इंडिया। आप अभी भी बोलने लगे। आपने पहले अपने संयुक्त विपक्षी गठबंधन को नाम दिया इंडिया, अब इंडिया पर अटैक तो बोल रहे कि इंडिया पर अटैक कर दिया। आपके गठबंधन पर अटैक, इंडिया पर अटैक हो गया। एक तो सवाल ये है। दूसरा, थोड़ा मुद्दे पे बात करते हैं ना। प्रधानमंत्री जी का यह कहना है कि आप लोग नकारात्मक विचार के साथ बने हुए गठबंधन, आप लोगों के पास सकारात्मकता का अभाव है। आप किसी को हटाने के लिए इकट्ठा हो रहे हो, जबकि हम लोग जो 25 साल पहले इकट्ठा हुए थे वो देश को बनाने के लिए हुए थे, देश को स्थिरता देने के लिए हुए थे। थोड़ा विचार पे बात करते हैं ना, आरोप प्रत्यारोप में क्या रखा है, थोड़ा विचार पे बात करते हैं। क्या आप नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने भर की अभिलाषा के साथ इकट्ठे हैं, या कुछ और है आपका मकसद? क्योंकि प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं हम इकट्ठा हुए देश को स्थिरता देने के लिए, देश को बनाने के लिए। दूसरा उनका जो कहना था वो ये था कि हम बड़े दिल के लोग हैं। हमने देखो, प्रणब मुखर्जी हमारे चिरकाल से विरोधी थे, पर हमने उनको भारत रत्न दिया। मुलायम यादव, शरद पवार, ये सब हमारे विरोधी थे, इनको हमने पद्मश्री से सम्मानित किया। तो इतनी बड़ी सोच, इतनी उदारता, इतनी विराटता हमारे दृष्टिकोण में रही। हम संकीर्ण लोग नहीं है, वही आप लोग हैं। छोटी सोच, छोटा काम, छोटा व्यवहार। प्रधानमंत्री के पद के साथ भी खिलवाड़ कर दिया, प्रधानमंत्री के ऊपर भी एक पद बना दिए और उसके माध्यम से 10 साल तक सत्ता संचालन किए। तो ये जो आरोप है, इनके संदर्भ में सुरेंद्र जी कुछ कहिए ना, तो फिर बात को आगे बढ़ाएं। हम तीनों बातों का जवाब देते। पहले सबसे आखिरी बात का, प्रणब दा को, मुलायम सिंह जी को, शरद पवार को सम्मान दिया। इन्होंने समाज में काम किया था, कोई एहसान नहीं किया। भाजपा ने नहीं, देश की सरकार ने सम्मान दिया और सम्मान के हकदार थे वो। और इनको सम्मान नहीं देते हिमांशु भाई, तो किरीट सोमैया को सम्मान देते ये लोग? आप बता दो, अगर किरीट सोमैया को सम्मान देना उनको दे दे, हम कहां मना कर रहे हैं, दे दो जाकर के। पहले प्रश्न का तो जवाब आपके आखिरी वाले का हो गया ये। अब दूसरा आपने कहा था हिमांशु जी कि साहब नकारात्मक हम लोग राजनीति करते हैं। नकारात्मक हम राजनीति कर रहे हैं कि मोदी जी कर रहे हैं? मोदी जी ने अपनी बैठक में सारे सहयोगी दलों से कहलवाया कि साहब मोदी के नेतृत्व में चुनाव होगा। हमने तो नहीं कहलवाया किसी से। नकारात्मकता ये हुई कि आप उनके माथे पे बंदूक लगा के कह रहे हो किसी को बोलने नहीं दिया गया, और कोई बोला हो तो एक बाइट दिखाओ। और अभी आप बोल रहे हो कि सारे दलों ने से कहलवाया गया कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, जब कोई बोला ही नहीं तो ये कौन बोला? थोड़ा समझाओ ना हमें। मैं बताता हूं, एक प्रेस नोट टाइप आया था ना सर। आप हमसे क्यों लड़ने लगते हो? आप मोदी जी से लड़ो ना, आप तो हमारे साथ हो।
सत्ता का क्या नाम चिर विरोधी होता है पत्रकार और विपक्ष। पत्रकार तो स्थायी विपक्ष होता है, आप हम ही से लड़ने लगते हो, हमसे ना लड़ करके सर मोदी जी से आपके बयान को थोड़ा विस्तार देने की कोशिश की तो आप अपने खिलाफ क्यों मानने लगे भाई? सुरेश जी, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, थोड़ा जनता को समझ में आना चाहिए ना, आपकी विद्वता से परिचित होते रहे लोग। मैंने भी तो अरे बता दिया सर, मैंने तो बाकायदा आप ही के हरी भूमि में भी और पता नहीं तमाम जगहों पे निकला है कि ऐसा आया था। मैं कह रहा हूं वहां पर बैठक की ऐसी कोई तस्वीर में नहीं आया जिसमें लोग बैठक में बोल रहे हो। मोदी जी के पीछे खड़े जरूर दिख रहे थे हमारे राजभर जी, वो किनारे खड़े हुए थे यूपी में, कहां वो अखिलेश यादव के बगल में बैठ के बतियाते थे और कहां वो पीछे खड़े हुए थे। खैर, आपने एक सबसे बड़ी बात की इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, जो सबसे महत्वपूर्ण आपका एक सवाल था उस पर भी मैं बता दूं, हमने कतई नहीं कहा कि आप क्या नाम विरोधी दलों को गाली मत दीजिए। आपको याद है हिमांशु जी, कल से जैसे इंडिया नाम दिया तब से लोहिया जी का उदाहरण आ गया कि इंडिया अलग है भारत अलग है। 20% इंडिया है जहां पर सड़कें हैं, रोशनी है, ये है वो है। 80% भारत है जहां पे लोगों के पास खाने को नहीं है, ये नहीं है। और उसके बाद हमारा नाम तो असलियत का हिंदुस्तान था, हमारा तो नाम आर्याव्रत था, हमारा तो नाम भारत था, ये इंडिया कहां से आ गया? और हिमांशु जी, हेमंत बिस्व शर्मा नाम का एक मुख्यमंत्री है इनका असम का जी, वो लिख रहा है चीफ मिनिस्टर ऑफ असम भारत, कल तक वो इंडिया लिखा रखा, ठीक है ना। तो मैं आपसे बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि आप हमें गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रेमकांत जी जो चाहे हमें कहें, हमारी कोई दिक्कत नहीं। हमारे विरोधी हैं, हम लड़ेंगे भिड़ेंगे और लड़ेंगे भिड़ेंगे, इंडिया लड़ेगा और भारत जीतेगा, इस चीज को जान लीजिए। हम जुड़ेंगे, भारत जुड़ेगा, इंडिया लड़ेगा, भारत जुड़ेगा, भारत जीतेगा। और जिन लोगों को इंडिया से प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान जा सकते हैं आराम से, इनके पास एक वीजा मंत्री है गिरिराज सिंह नाम का, उससे वीजा लें। इस पर टिप्पणी के लिए मैं आऊंगा श्रवण जी के पास, जब उनके पास आऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास में निशांत जी के पास जाने का अवसर है और निशांत जी से समझना चाहता हूं, कल क्या पाली है आप? इतने समय से बाहर बिठाए गए थे जिस दरवाजे के, कल आप अंदर थे। निशांत जी थोड़ा बताइए ना, अंदर जाकर कैसा लगा, क्या उम्मीद जागी, भविष्य को लेकर क्या दिख रहा है? इस बार कुछ मिलेगा कि इस बार भी ऐसे ही बस बुलाया जाएगा और लौटा दिया जाएगा? क्या है, जो विरोधी दल इकट्ठा हो रहे हैं इंडिया के नाम पे, वो सब अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर पा रहे हैं। भैया हम साथ आएंगे, बदले में क्या पाएंगे? आप भी कुछ तय कर पाए क्या पाएंगे क्या नहीं पाएंगे, या केवल फोटो खिंचवाएंगे और इतने से ही बहल जाएंगे? हेलो जी निशांत जी, अब आवाज सुनाई। देखिए हिमांशु भाई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हमारे नेता एनडीए से अलग जरूर थे और किस परिस्थिति में हुए थे ये सबके सामने जी। हम लोगों ने हमेशा से, हमारे नेता ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कहा था। पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। नीतीश कुमार जी जिस तरीके से एनडीए से बाहर हुए थे 2015 में, और फिर 2017 में वो वापस आ गए थे। उस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कहा था कि आप नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो जिस तरीके से स्टैंड रहा है बिहार में, वो सबके साथ, और नीतीश कुमार कभी भी धोखा दे सकते। हुआ भी वही, नीतीश कुमार जी फिर उधर चले गए। तो हम लोग जिस परिप्रेक्ष्य में अलग हुए थे वो सबके सामने, और अभी हम एनडीए में आए हैं जरूर, लेकिन आप देखेंगे कि हमारी पार्टी हमेशा 2019-20 विधानसभा चुनाव के बाद जरूर एनडीए से अलग थी, लेकिन जब भी एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को जरूरत थी तब हम उनके साथ खड़े। खैर ये तो एक अलग विषय, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी एकता की बात अभी चल रही है और लोगों का जुटान हो रहा है, तो इसको समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत यह है कि आप देखिए कि जो भी दल 26 दल इकट्ठे हो रहे हैं, क्या सबके विचार एक हैं? क्या सबका अपना अलग अलग महत्वाकांक्षा है, सभी लोग अपने अलग अलग महत्वाकांक्षा के लिए जुड़ रहे हैं, और इसका फल क्या होगा वो आपको भी पता है। ये कोई नई चीज नहीं है कि विपक्षी एकता हो रही, 2019 में भी हुई थी और उसमें भी आप देखे थे कि किस प्रकार से भगदड़ मचना शुरू हो गया था। तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के अलावा, ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का विरोध करते, विरोध के लिए जुटे हैं। इनके पास अपना कोई भी विजन नहीं, ना ही लड़ने का। बहुत माफी के साथ बीच में दखल दे रहा हूं भाई, इन लोगों में कितना विरोध है, इतने इनकी विचारधारा में कितना अलगाव है, उस पर बाद में बात कर लेंगे। आप कितना एक हैं? चाचा भतीजा तो एक नहीं है। पशुपति जी अलग, चिराग जी अलग, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान। आप अपने घर में एक नहीं और बाकी के विचार के संदर्भ में सवाल कर रहे हैं। देश कैसे यकीन करे निशांत जी कि आपका सवाल जायज है? ये जो 38 लोग इकट्ठे हुए थे, वाकई आप कहने की स्थिति में एक विचार से हैं, एक मन से हैं, एक दृष्टिकोण से हैं। पारस पासवान चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ये चिराग का हाजीपुर में क्या काम? बताओ ना क्या काम? जी निशांत जी। हिमांशु भाई, ये देश आप जानते हैं कि ये लोकतंत्र का देश है। लोकतंत्र में हम लोग जीते हैं और सबको अपनी अपनी सबकी अपने अपने विचार है। हमारे विचार नहीं मिले, हमारे विचार नहीं मिले। चाचा जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में जिस चीज के लिए जो काम किया और किसके कहने पे किया, ये जग जाहिर है। हमारे पार्टी को और हमारे परिवार को तोड़ने का काम श्री नीतीश कुमार जी ने किया। और वो जब घर के ही लोग पे आप भरोसा करते हैं और वो भरोसा तोड़ देते हो, तो निश्चित आपका सवाल जायज है कि हम दूसरों को नहीं कहते। लेकिन हमारी विचार अब अलग हो गई है, हमारी पार्टी अलग हो गई। अपन रुकेंगे और थोड़ा समझेंगे। भाई आपने तो सारे नारियल नीतीश कुमार के नाम पर ही फोड़ना तय कर दिया। भाई नीतीश कुमार ने गड़बड़ की, पर हमें याद नहीं आता कि ये पारस पासवान की मंत्री पद पर शपथ नीतीश कुमार करा रहे थे। हमने तो देखा ये कि नीतीश कुमार तो कहीं नहीं थे, शपथ तो नरेंद्र मोदी जी करा रहे थे अपने मंत्रिमंडल में। आप उनसे तो नाराज नहीं है, आप उनसे खफा नहीं है, आपको उनसे शिकायत नहीं है। जितनी भी शिकायत वो नीतीश कुमार थे। क्यों भाई? देखिए हिमांशु भाई, आप बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं और आपके जानकारी में सारी कुछ है ही। किस तरीके से पारस जी का शपथ ग्रहण हुआ और किसके कहने पे उन्हें मंत्री बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी के पास क्या मजबूरी थी, वो चीज तो अब बीत चुकी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपने जो कहा है कि आपकी परिवार आपके अलग हैं, आपकी पार्टी अलग है, आप लोग खुद यूनाइटेड नहीं है, तो आपकी बातों पे लोग कैसे यकीन करें? तो निश्चित तौर पे हमारा पार्टी टूटने के बाद दोनों को अलग अलग चुनाव आयोग ने दर्जा दिया। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे नेता का, हमारे नेता रामविलास पासवान से जिस तरीके की राजनीति की, जिस तरीके का संघर्ष किया और मरते दम तक कोरोना काल में 80 करोड़ आदमी तक अनाज पहुंचाने का जो स्कीम चला, जो आज तक चलता आ रहा है, वो तो जग जाहिर है। लेकिन जहां तक हाजीपुर सीट पे लड़ने की हो या पारस जी से है, तो हम लोग इन सब चीजों से काफी ऊपर उठ चुके हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ ध्यान है कि हम बिहार के विकास को कैसे गति दे पाए और आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ। निशांत जी, आपने सारी बात कह दी, लेकिन आपने तो पूरा प्रेम प्रकाश पांडे जी का गर्व छीन लिया भाई। आपने कहा भाजपा की मजबूरी, भाजपा की लाचारी। भाई 25 साल के संदर्भ में बता रहे थे मजबूत नेता, मजबूत पार्टी। आपने तो पूरे दावे की हवा निकाल दी निशांत जी। इतनी तो दम सुरेंद्र राजपूत जी ने दिखा पाए जितनी दम आपने दिखा दी। है भाजपा की मजबूरी, है भाजपा की लाचारी। आप इत्तेफाक रखते ना, एक मजबूर पार्टी और एक मजबूर नेता, और उसके साथ खड़े आप उस समय का आप सिचुएशन तो देखिए हिमांशु भाई, किस तरीके का सिचुएशन आया था। हमारे 5 सांसद चले गए थे हमें छोड़ के, हमारे नेता अकेले बच गए थे। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके का वाकया हुआ, तो वहां पे उन्होंने डिसीजन लिया और जब जब उनको जरूरत पड़ी तो हमारे नेता अवेलेबल थे। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ये पहले भी कई बार प्रेम प्रकाश जी को सोचना पड़ेगा आपके संदर्भ में क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए। लेकिन अब मुझे टिप्पणी के लिए श्रवण जी के पास आना है और श्रवण जी आपसे समझना है। महाजुटान हुआ बेंगलोर में, जहां से कुल मिलाकर अगर उपलब्धि है तो एक नाम है, उसका नाम है इंडिया। और उसके जवाब में 38 दल बैठे अशोका होटल में और वहां से संदेश दिया। एक स्वार्थी लोगों का जमघट बेंगलोर में इकट्ठा हुआ था और राष्ट्रवादियों का मजमा ये दिल्ली में बैठा हुआ। श्रवण जी क्या देख रहे हैं आप? 2024 को सामने है तस्वीर। इस तस्वीर के पहलुओं पर थोड़ा आप जैसा ज्ञानी कुछ प्रकाश दे। हिमांशु जी, बहुत मैं बेंगलोर के बारे में तो कुछ बोलूंगा नहीं। मैं बेंगलोर की आलोचना करना चाहता हूं। मैं तारीफ करना चाहता हूं एनडीए की जी। और एनडीए ने जो किया बहुत ही महान काम किया जी। देखिए, आपने भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, देश की जनता खुली आंखों से देख रही है।
सिर्फ प्रधानमंत्री जी बंद आंखों से देख रहे हैं। देश की जनता देख रही है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एनडीए जो था, अटल जी के टाइम का जो एनडीए था, सकारात्मक राजनीति की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मैं केवल एक उदाहरण देता हूं आपको। प्रेम प्रकाश जी उस जमाने के हैं, इसलिए उनको याद होगा, आपको शायद याद हो, पता नहीं। 96 में अटल जी की 13 दिन की सरकार एक आदमी ने गिरा दी थी। उसका नाम था गिरधर गोमांग। वो एक वोट की जरूरत थी अटल जी की सरकार को। वो नहीं आता अगर उड़ीसा से चल के, अटल जी की सरकार बच जाती। गिरधर गोमांग को अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी में भर्ती कर लिया, पुरस्कार के स्वरूप, कि तुमने अटल जी की सरकार गिराई थी ना, तुम भाजपा के लिए एक असेट हो। वो गिरधर गोमांग अभी कुछ दिन पहले केसीआर की पार्टी में भर्ती हो गए बेटे के साथ। उम्र सिर्फ 80 साल की है। देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है एनडीए की, जो एनडीए में हुआ ना। मैंने कहा था कि मैं बेंगलोर के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। जी, आप बताइए कि पहली बार 2019 के बाद प्रधानमंत्री ने महसूस किया कि उनको जीतने के लिए अब एनडीए की जरूरत है। वो अपने दम पर नहीं जीत सकते, तो 38 दलों को लिया साथ। 26 दलों के बारे में तो कहा इन्होंने, सुरेंद्र राजपूत जी ने, कि कहां से हैं। 24 दलों के पास एक भी सांसद नहीं है। 7 दलों के पास एक सांसद है। जो एनडीए है उसमें सिर्फ 7 दलों के पास सांसद हैं, और जिनमें सबसे बड़ा दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। बिहार से 5 दलों को लिया एनडीए। मतलब आप तो केवल इनके ही पीछे पड़े हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के पीछे। आपको कुशवाहा जी नहीं दिखे, उपेंद्र कुशवाहा जी। आपको जीतन राम मांझी नहीं दिखे, आपको मुकेश सहानी नहीं दिखे। ये 5 लोग, 5 दल, और छठा दल बीजेपी का खुद। अभी केवल 17 सीटें हैं। इनके जो नेता हैं, आदरणीय जो रामविलास जी हैं, उन्होंने सिर्फ 6 सीटें मांगी हैं लोकसभा के लिए और एक राज्यसभा के लिए। 38 दलों को जो सीटें मिलेंगी हिमांशु जी, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, जी, आप सोचिए ना कि भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति के हाथों से निकलकर कितने हाथों में पहुंचने वाली है। ये जो राजनीति अभी तक चल रही थी हिमांशु जी, कि एक तरफ केवल एक व्यक्ति था और दूसरी तरफ बिखरे हुए राजनीतिक विपक्षी थे, अब दोनों तरफ समूह है, दलों के समूह है। और ये जो उभर कर आया है एनडीए का पूरा मामला, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रजातांत्रिक बनाएगा। एक व्यक्ति की जो तानाशाही है वो समूह के प्रजातंत्र में बदलेगी। ये जो नरेंद्र मोदी जी ने योगदान दिया है भारतीय जनता पार्टी को 9 सालों में, वो अद्भुत है। भारत की राजनीति के लिए बेंगलोर वाले तो असफल होंगे ही जी, पर भारतीय जनता पार्टी में उत्साह है।
भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने खुश हो रहे हैं कि यार देखो, प्रधानमंत्री का कमजोर होना जरूरी था, पार्टी का मजबूत होना जरूरी था। तो इस पूरे के पूरे उपक्रम की जो उपलब्धि है, वो बेंगलोर की तो आप छोड़ दीजिए, मैं उसके 50 गुण दोष बता दूंगा जी। आप तो एनडीए पर जाइए कि इसने बहुत कमाल का काम किया है, और 2024 के लिए एक अकेला भारी सब पर है वो आदमी जी। अब 38 घोड़ों पर सवार होकर कुरुक्षेत्र के मैदान में बंद आंखों से उतरेगा। मतलब तो सारी दुनिया देख रही है, इनको नहीं दिख रहा है कि जी। देश में या दुनिया में क्या चल रहा है। अच्छा श्रवण जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि ये जो कोशिश हुई है ये भारतीय जनता पार्टी को प्रजातांत्रिक बना देगी, तो अब तो आप नहीं चाहेंगे ना कि 2024 में भाजपा ना रहे? कोई आपने मान लिया अब तो भाजपा प्रजातांत्रिक हो जाएगी, तो जब प्रजातांत्रिक हो जाएगी तो भाजपा की सत्ता से विदाई के संदर्भ में श्रवण जी की कोई अभिलाषा तो नहीं रह जाएगी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो या नहीं हो ये तो जनता तय करेगी जी। भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी बन जाए जी। और एक व्यक्ति के हाथों से मुक्त होकर पांडे जी के हाथ में चली जाए, जी। ये देश के हित में है। वो मतलब बीजेपी को जिताना नहीं जिताना मेरे हाथ में नहीं है, जी। पर मैं ये मानता हूं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है हिमांशु जी, जी। ये बहुत ही अद्भुत है देश के प्रजातंत्र के लिए। इससे बड़ी ये कोई तो बात घटना ठीक है ही श्रवण जी की, ये अद्भुत है, पर इस अद्भुत घटनाक्रम का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? क्या आप बेंगलोर को देना चाहेंगे, या आप पटना को देना चाहेंगे, या राहुल जी को देना चाहेंगे? भाई ऐसा अद्भुत घटनाक्रम और अप्रत्याशित घटनाक्रम हुआ है श्रवण जी, जिसे आप देख रहे हैं, उसका श्रेय किसको देंगे? इस सवाल का उत्तर मिले तो हम प्रेम प्रकाश जी के पास संभावनाओं के लिए गए। आपने बड़ी संभावना उनके संदर्भ में बता दी है, तो जानना है मुझे उनसे उस संभावना को लेकर, लेकिन पहले आप बता दें श्रेय किसको? देखिए, मैं श्रेय किसी को नहीं दे रहा हूं, मैं एक बहुत सम्मिलित श्रेय देना चाहता हूं जी। कि राहुल गांधी ने जो उम्मीदें जगाई इस देश में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, जी। और एक नए तरह की राजनीति पैदा हुई इस देश में, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक राज्यों में हार रही है, उसने जो विपक्ष के मन से खौफ हटाया, दूर किया। नीतीश कुमार ने जिस तरह से विपक्ष को कंसोलिडेट किया, ममता बनर्जी आई, और सबसे बड़ा जो काम, बहुत कम लोग इस चीज को मानते हैं या मानेंगे, कि आम आदमी पार्टी को विपक्ष के साथ लाने के लिए जो कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया, सबसे बड़ी घटना है ये कि अगर आम आदमी पार्टी वहां नहीं दिखती तो उसके कई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं हिमांशु जी। पंजाब में है, दिल्ली में है, गुजरात में है। ये जो एक बड़प्पन विपक्षी दलों ने एक दूसरे के प्रति दिखाया है, और जो आपको बौखलाहट दिख रही है भारतीय जनता पार्टी में कि नाम को लेकर बौखला रहे हैं। पांडे जी ने अभी कई चीजें गिना दी उनके बारे में, बेंगलोर के बारे में। तो मैंने शुरू में भी काफी रिपीट कर रहा हूं, मैं बेंगलोर का बिल्कुल बचाव नहीं कर रहा हूं जी। मैं तो एनडीए ने जो देश को दिया है, कि अटल जी को जिंदा कर दिया। जिन अटल जी को बिल्कुल पूरी तरह कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया था, वो अटल जी की सकारात्मक, मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि एनडीए तो सकारात्मक राजनीति करता है, और विपक्ष में थे तब भी सकारात्मक राजनीति करते थे। आप ये मत पूछना कि नरेंद्र मोदी विपक्ष में कब रहे, गुजरात में कब रहे और संसद में कब रहे। आप ये मत सवाल पूछना, पांडे जी से भी मत पूछना, क्योंकि मोदी जी एक दिन के लिए भी विपक्ष में कहीं नहीं रहे। वो सीधे मुख्यमंत्री बन के विधानसभा में पहुंचे थे और सीधे प्रधानमंत्री बन के लोकसभा में पहुंचे। पर वो कह रहे हैं कि विपक्ष में थे तब भी सकारात्मक राजनीति करते थे। मोदी जी में जो चेंज आया है ना हिमांशु जी, जी, ये देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
कि ये और इस चेंज के लिए आप बेंगलोर को धन्यवाद दे दीजिए। मतलब बेंगलोर में पहुंचे, बेंगलोर को धन्यवाद इस परिवर्तन के लिए। प्रेम प्रकाश जी, आप भी देना चाहेंगे क्या? श्रवण जी की बड़ी उम्मीद जागी प्रेम प्रकाश जी, भाजपा प्रजातांत्रिक हो रही है, उस प्रजातांत्रिक पार्टी में प्रेम प्रकाश जी के पास में भी कमान आ सकती है। क्या कहते हैं आप, इस संभावना से कितने हर्षित है आप? श्रवण जी, चलिए, मैं श्रवण जी बहुत वरिष्ठ और पुराने पत्रकार हैं और उनके ज्ञान और सबका अध्ययन और एनालिसिस करने के अपने तरीके हैं, उसको कोई नहीं कह सकता। लेकिन जहाँ तक देखिए, यही मोदी जी के व्यक्तित्व को समझने में मैं समझता हूँ कि जो लोग उनके आलोचक हैं वे बार बार जो है फेल खा जाते हैं। जी। मोदी जी ने अपने जीवन की शुरुआत जिस संस्था से की और जहां तक पहुंचे, एक एक चीज का उनका अपना अनुभव है और कब क्या करना, कितना करना, किस लिए करना, इन तमाम चीजों का वो सब सही समय पर निर्णय करते हैं। जिस संगठन से वो है एकदम स्पष्ट है, वहां माना ही जाता है प्री प्लानिंग एंड कंप्लीट प्लानिंग। तो हर कार्य का उनके पास है। जहां तक आपने कहा वो विपक्ष में नहीं रहे, देखिए विपक्ष में रहे, आप सिर्फ वो जनप्रतिनिधि के रूप में, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में मत देखिए। जब अटल जी की सरकार थी तब वे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन हुआ करते थे। तो संगठन का कार्य और सरकार के साथ भी तालमेल बिठाने का काम। प्रेम प्रकाश जी, जब अटल जी सरकार में थे, वो राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे, तो क्या विपक्ष की भूमिका में थे? अटल जी के खिलाफ रहते थे? मतलब ये आपका बताने का आशय है? नहीं भाई, वो भी संगठन में थे ना, तो अटल जी के विरुद्ध कहां हुए? अरे भाई, आपने तर्क देना चाहा श्रवण जी की बात को खारिज करते हुए कि भाई नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने भी विपक्षी राजनीति की है, पर आपने दलील ये दी कि जब अटल जी की सरकार थी तब देखिए वो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे। तो मैं ये जानना चाहता था, उनको क्या विपक्ष की राजनीति के तौर पर देखा जाए, अटल जी के विरोधी के तौर पर नरेंद्र मोदी तैनात रहते थे? ऐसा कुछ बताने का आशय है क्या प्रेम प्रकाश जी का? अरे नहीं, 13 दिन के बाद भी विपक्ष में जब अटल जी रहे तब भी जो है मोदी जी संगठन के महामंत्री थे। तो इसलिए ऐसा नहीं, वो लगातार संगठन के कार्यों को वो समझते रहे। तो विपक्ष की राजनीति, अभी तो मतलब की बात पे आए प्रेम प्रकाश जी, क्या लाचारी हुई, क्या मजबूरी हुई, क्या आफत आई कि एक मजबूत राजनीतिक दल, जो देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा करता है, ऐसे लोगों के मनुहार के साथ में बैठा हुआ दिखाई दिया? वो इतने लंबे अंतराल के बाद दिखाई दिया। वो तब दिखाई दिया जब 26 दल बेंगलोर में चमकते दबकते हुए दिखाई दिए। तो थोड़ा इसमें बताइए ना, डर गए आप बेंगलोर से, दहशत में आ गए? जिनको आप कतई गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं थे, उसने आपको ऐसे ऐसे राजनीतिक दलों को गंभीरता से लेने के लिए बाध्य कर दिया जिनका कभी आप जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझते। हमें तो ये समझा दीजिए बस। देखिए, मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे समाज को अलग करते चले जाएं। मजबूत होने का मतलब ही यही है कि हम मजबूत हैं, अपने वैचारिक आधार पे मजबूत हैं, हम अपने कार्यों के साथ मजबूत हैं, हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चित हैं और हमें कहां जाना है। और इसलिए अगर समाज के जिनको लोग छोटा दल बोल रहे हैं, जिनको बोल रहे हैं कि कोई एक सांसद नहीं है, क्या जिसके पास सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, उनकी अपनी जो है राजनीतिक विचारधारा। एक सवाल और करता हूं प्रेम प्रकाश जी, प्रधानमंत्री जी ने एक कमाल की बात बोली कि बादल साहब और बाला साहब के सच्चे अनुयायी हमारे साथ बैठे हुए हैं। ना तो सुखप्रीत बादल वहां थे, ना हरसिमरत कौर बादल वहां थी, ना उद्धव ठाकरे वहां थे। तो अब जानना यह है कि और देश में कौन कौन से सच्चे अनुयायी हैं जिनका हम आपके साथ बैठने के संदर्भ में उम्मीद करें, या सीधे तौर पर हम देखें अब और कौन कौन सी पार्टियां हैं जिनको तोड़ने के संदर्भ में आप एजेंडे पे काम कर रहे हैं? बस इतना और बता दें, थोड़ा पता चल जाए ना। सच्चे अनुयायी तो वही होते हैं जो आपके साथ बैठे होते हैं, तो थोड़ा सा इतना पता चल जाए। नेताओं का पुत्र होना ही उस
दल का सच्चा अनुयायी नहीं है। जी। तो जो सच्चा अनुयायी जो होता है वो कोई जरूरी नहीं कि नेता का पुत्र ही हो। तो ये जी, जी। जितने नाम आप बताए वो अपने अपने उनके पिता नेता थे, हैं, लेकिन उनके अनुयायी बहुत सारे थे और उन अनुयायियों में तो इसलिए ये मानना ही गलत है। जहां तक बात कहा कि यही मोदी जी की, जो मैंने कहा कि मोदी जी में वो क्षमता है, वो आज 38 लोगों को भी साथ लेकर के चल रहे हैं, पूरे देश के तमाम लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, दुनिया के तमाम देशों को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, अमेरिका और रूस दोनों को साध के चल साथ रहे लेकर हैं। के चल रहे हैं। तो ये तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी आपके साथ बने रहने को लेकर संशय है। श्रवण जी ने श्रेय दे दिया, भाई देखो ये सब कुछ जो हुआ बेंगलोर है इसके पीछे, पर डर है आपके साथ में। कल जब कॉन्फ्रेंस हुई उसमें लालू जी नहीं थे, नीतीश नहीं थे, तेजस्वी नहीं थे, तब से जवाब देते देते थक जा रहे हैं आपके नेता, क्यों नहीं थे, क्यों नहीं थे, क्यों नहीं थे। मुंबई पहुंचते पहुंचते कितने रहेंगे कितने नहीं रहेंगे फिर दहशत है। क्या कहते हैं सुरेश जी? हिमांशु भाई, वो एक फिराक गोरखपुरी साहब का शेर था कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। हम तो इस तरीके से इस इंडिया को, अपने गठबंधन को बना रहे हैं कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक। आते जाएंगे लोग, जिन लोगों को भी भय से मुक्ति चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, इस दोहरेपन से मुक्ति चाहिए कि सुबह सुबह, जैसे हिमांशु जी अगर कृष्ण बने हो तो हम कहें हे पार्थ, सुबह सुबह जो आदमी भ्रष्टाचारी होता है मोदी जी के मुखार बिंदु से, वो शाम को अगर आ जाए मोदी जी के पास तो मोदी जी के मंत्रिमंडल में वो वित्त मंत्री बन जाता है जी। उसे दूसरी कुर्सियां सहकारी मंत्रालय मिल जाता है, क्या नाम, हसन मुशर्रफ जैसे को एक और मंत्रालय मिल जाता है। तो ये एक इन लोगों का वो है कि भाई आप सुबह जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं शाम को सदाचारी कह लेते हैं। तो ये सब इनका अभी चलता रहेगा। अभी 3 दलों की आपने चर्चा ही नहीं की, आप भी भूल गए, श्रवण जी भी भूल गए। मैं याद दिला देता हूं जो कल गए थे कि नहीं गए थे। एक इनकम टैक्स, एक सीबीआई और एक क्या नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये 3 तो वहां थे ही नहीं। अगर ये 3 और वहां होते तो 41 हो जाते सर, 40 पूरे हो जाते। तो सच बात यह है कि कहते हैं कि, और आप लोगों के यहाँ पे जो कल कहा ना, आज आप पूछ रहे हो नीतीश कुमार जी के लिए, लालू जी के लिए, तो उस पर भी यह है कि होता है रोज तमाशा, रहता है खेल जारी, और उस पर कमाल ये है दिखता नहीं मदारी। तो जो पीछे वाला मदारी है जो आपके यहाँ प्रश्न भेज रहा है कि ये पूछो, अरे भाई नीतीश कुमार जी सुबह से कह चुके हैं, लालू जी सुबह से कह चुके हैं, और कल उन्होंने आते ही सुबह कह दिया था कि शाम को हमें जल्दी जाना है, हमारा दूसरा कार्यक्रम है। लेकिन यहां पर जरूर पूछा जाए, अरे सुरेंद्र जी कैसी बातें कर रहे हैं, जहां देश बचाने का विषय हो उससे जरूरी भी कुछ हो सकता है क्या? बताइए। मतलब एक कार्यक्रम में फीता काटना इस देश को बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप पूरे देश के संदर्भ में बता रहे हैं कि देखो देश कितने खतरनाक दौर से गुजर रहा है, और इस खतरनाक दौर से देश को उबारने और बचाने के लिए हम सब साथ मिलकर आ रहे हैं। अब जब साथ मिलकर आ रहे हैं, वो साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, सवाल उठेगा। अब आप बोलोगे मदारी प्रश्न भेज रहा है, कोई मदारी प्रश्न नहीं भेज रहा है भाई। ये खेल जो हो जा रहा है उसमें प्रश्न अपने आप निकल कर आ रहा है। क्या करें तो? हिमांशु भाई, मदारी ने प्रश्न भेजे, इसमें दिक्कत क्या है आपको? ये मदारी सब जगह प्रश्न भेज रहा हो सकता है। मैं जमूरा नहीं हूं ना कि लोग मदारी मुझे प्रश्न भेज दे और मैं जमूरा बनकर उसी के अनुसार नाचूं। मेरे पास तो अपना सवाल है सुरेंद्र राजपूत जी, और इसका उत्तर आप जैसे सुधी प्रवक्ता से अपेक्षित है कि जब देश बचाने का विषय हो, आपके द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि हम सब अपने अपने हितों का परित्याग इसलिए करने के लिए तैयार हैं क्योंकि देश का विषय है। तो देश से महत्वपूर्ण प्रदेश और प्रदेश का एक आयोजन, तो सुरेंद्र जी सवाल उठेगा ना। आप गुस्सा मत करो, हमने आपको जमूरा थोड़ी कहा। आप तो रायपुर के हमारे यहाँ के, जहां पर भूपेश बघेल जी जैसा सक्षम नेतृत्व है, वहां कहां आप जमूरे हो जाओगे? आप तो स्थायी विपक्ष हो वहां, और हम आपका सम्मान करते हैं आपके विपक्ष होने का जी। लेकिन क्या नोएडा का मीडिया है विपक्ष में? उसको भेजे गए हैं, वो है मदारी, वो है जमूरा। अब पूरा नोएडा का मीडिया जमूरा है, 1-2 चैनलों को, ठीक है, खुलेआम कहता हूं, ठीक है कि नहीं? अब आप आ जाइए जी। हाँ, नहीं, मैं 100%, मैं तो साफ बात कहता हूं सर।
आपके ये कटिंग भेज दीजिएगा आप उसको, कौन अर्णव नाम का कोई आदमी है, क्या नाम है उसका, भेज दीजिए उसको। हम तो खुलेआम कहते हैं कि वो जमूरे हैं, मदारी बैठा है वहां पर ऊपर। तो दूसरी बात मैं आपको जो कह रहा हूं, जो आपने कहा पावर ऑफ अटॉर्नी देकर के सीधे चले गए नीतीश कुमार जी, कहा कि बिल्कुल आइडिया ऑफ इंडिया होना चाहिए, उन्होंने ओके किया। उन्होंने कहा अगली बैठक वो होगी, क्या नाम, मुंबई में होगी, बिल्कुल क्लियर किया। उन्होंने कहा भाई इस बैठक का, इसका प्रेस के मित्रों को जानकारी देनी जरूरी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी जरूरी है। मोदी जी की तरीके से प्रेस विज्ञप्ति नहीं हम भेजें, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में मोदी जी को डर लगता है, आज तक कभी की नहीं। आपके सवाल का भी जवाब नहीं दिया। हाँ, आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, कि उसका सबका जवाब दिया, वो आपके सामने। तो मैं आपको बता दूं, ने एक कमाल की बात हमें बताई कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर नीतीश कुमार गए थे, इसलिए इस पे ज्यादा सवाल बवाल नहीं। तो अब आखिरी सवाल श्रवण जी से। तो श्रवण जी, आपसे जानना यह है कि कल एनडीए की बैठक हुई, कितने समय बाद हुई मुझे भी याद नहीं, आपको भी कहां याद होगा ऐसा लगता है, पर आपसे जानना ही चाहता हूं, क्या आपको भरोसा है कि अब एनडीए ही वजूद में रहेगा, या आपको लगता है कि कुल मिलाकर एनडीए का काम कल हो गया, रहेगी तो भाजपा ही? किस उम्मीद के साथ हैं? देखिए, मैं आपको ये जो बहस चल रही है उसमें एक पॉइंट आपके दर्शकों के लिए बताना जरूरी है। आपने पांडे जी को बड़ा दुखी कर दिया कि वो जब राष्ट्रीय महासचिव थे तब क्या अटल जी के विरोधी थे क्या? मोदी जी का अटल जी के प्रति कितना प्रेम है वो थोड़ा सा बता दूंगा आपको जी, क्योंकि गुजरात काफी रहा हूं ना मैं। 1999 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की 20 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। केशु भाई बीजेपी के मुख्यमंत्री थे वहां। 2004 में माननीय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अटल जी केंद्र में के लिए चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी की सीटें घटकर 14 हो गई और कांग्रेस की बढ़ के 12 हो गई। यह गुजरात मॉडल ऑफ अटल डेवलपमेंट है। अटल जी के प्रति उनका क्या प्रेम था और सम्मान था, वो पांडे जी किसी समय जब ये हुकूमतें ध्वस्त हो जाएंगी तब बताएंगे। हिमांशु जी, अब केवल एनडीए रहने वाला है और एनडीए इसलिए रहने वाला है कि ये अब भारतीय राजनीति की जरूरत भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि अब जो बीजेपी की जरूरत भी है, क्योंकि अगर बीजेपी को एक राजनीतिक दल के रूप में बने रहना है, जिंदा रहना है और मोदी जी के सत्ता से जाने के बाद भी जिंदा रहना है, तो एनडीए का प्रयोग बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि बैठ के बात करना और एक व्यक्ति या दो व्यक्ति तमाम चीजों को तय करें, वो कांग्रेस में भी खत्म हो गया है और बीजेपी में भी खत्म हो गया है। मतलब हमारी राजनीति जो है हिमांशु जी, वो एक नए दौर में गई है। वो बाइपोलर भी हो रही है, पर बाइपोलर इस तरह से हो रही है कि वैचारिक आधार पर भी हो रही है और जरूरत के आधार पर भी हो रही है। तो ये आप एक चीज जो आपको नोटिस करना चाहिए जी, वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो आंध्र में जैसे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है, या तमिल, आपने एक चीज नहीं देखी होगी कि जो तेलुगु देशम पार्टी है मान लीजिए, या अकाली दल है, या बीएसपी हैं जी, ये एनडीए में शामिल नहीं हुए, जबकि ये एनडीए को सपोर्ट करते हैं। जैसा आपने कहा कि मोदी जी ने उल्लेख भी किया अपने भाषण में कि बाला साहब के लोग वगैरह, बेटे बेटी वगैरह, पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी या बीजू जनता दल, ऐसे कई दल हैं
जो देख रहे हैं बैठ के, और ये काफी बड़ा भारत है, मतलब जैसे जेडीएस है जी कुमार स्वामी का है, देवेगौड़ा का, मान के ही चल रहे थे कि ये बीजेपी के साथ है। पर आप किसी ने इस चीज को नोटिस नहीं किया कि जेडीएस, बीएसपी, तेलुगु देशम पार्टी या अकाली दल ये एनडीए में शामिल नहीं हुए। अगर पांडे जी ये बताएं कि 38 दलों में सबसे बड़ा दल कौन सा था जिसके 10 सदस्य हैं या 10 से ज्यादा सदस्य हैं पार्लियामेंट में, तो शायद दिक्कत हो जाएगी बताने में। तो ये जो यानी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत होने के लिए मोदी शाह की जोड़ी का कमजोर होना जरूरी था। तो इस जो पूरा का पूरा राजनीतिक पोलराइजेशन हुआ है हिमांशु जी, वो देश की राजनीति को 2024 के लिए एक अलग तरीके से मजबूत करेगा। और अगर चुनाव हुए जी, अगर कह रहा हूं मैं, तो ये एक नए किस्म का प्रयोग जो है उसके रिजल्ट जो हैं आपको दिखाई देंगे। श्रवण जी कई जो कि आशंकाओं के साथ रहते हैं, उन्हें चुनाव के संदर्भ में भी अगर लगाने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रवण जी का आकलन है कि एनडीए मजबूत होगा, एनडीए रहेगा। पर एनडीए मजबूत होगा, पर उसमें भाजपा मजबूत रहेगी या कमजोर रहेगी? अभी एनडीए की सरकार कहने को तो है, पर यह भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत की भी सरकार है। इसीलिए शायद एनडीए इतना जरूरी कभी निर्णयों में महसूस नहीं होता। क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट जनादेश के साथ एनडीए को मजबूत करेगी, या भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करके एनडीए मजबूत होगा? 38 दलों का साथ एनडीए को तो मजबूत बना देगा, पर क्या भाजपा को कमजोर कर देगा, या एनडीए का साथ भाजपा को और मजबूत बना देगा? यह सवाल महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर तो 2024 में मिलेगा, लेकिन अभी काफी पानी बहना शेष है। जैसे जैसे पानी बहेगा हम ऐसी चर्चाओं का आयोजन करते रहेंगे। आप सभी मेहमानों को धन्यवाद आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर इन हालात को समर्पित कुछ यूं है कि तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, मेरे दुश्मन तो मेरे कद के बराबर तो आ। नदीम गुल्लानी ने जो ये शेर कहा था, वो शेर अब अमल में आने का शायद समय आ गया। विपक्ष इतना मजबूत हो गया तो उसका कद बराबर का हो गया। इसीलिए एनडीए को सामने लाना जरूरी हो। आकलन के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सलाम।